हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो लोग मुझे देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आने वाले जितने सारे डेमो क्लास होंगे वो सारे डेमो क्लास जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो उसका इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन जो है आप लोग को आसानी से मिल सके। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स का, है ना, मैथमेटिक्स ग्रुप ए का। तो मैथमेटिक्स ग्रुप ए में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ये तीन डिपार्टमेंट को सेम आपको टॉपिक पढ़ने का है मैथमेटिक्स के अंदर में। तो इस सेशन में हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ने का है, कौन कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ने का है और ये चैप्टर आपके लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब आने वाले सेमेस्टर में आपको कैसे काम आएगा, किस डिपार्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है ना, उसको मैं डिस्कस करूँगा। और आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है, विश्वकर्मा पूजा है। तो आज का दिन जो है मतलब आज के दिन जो है आप लोग का फर्स्ट वीडियो जो है आप लोग का आने वाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड यू शुड ऑल्सो वेरी हैप्पी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग को मैथमेटिक्स 2 में जो आपको पढ़ने का है वो आपका क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 करके शायद डिप्लोमा में एडमिशन कराए होंगे, है ना, तो उनको शायद डिफरेंशियल कैलकुलस जो है मे बी नाम नहीं सुने होंगे, या सुने भी होंगे तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, है ना, थोड़ा बहुत कुछ बेसिक आप जानते होंगे। ठीक, सो दिस चैप्टर जो है आपके लिए न्यू चैप्टर है ना, आप सबों के लिए न्यू चैप्टर है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, समझना और साथ साथ बेसिक से समझना। उसका बेसिक क्या है? हाउ इट विल हेल्प मी, है ना, हम लोग को कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर देखिए मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, या ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, अच्छे से कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, तो आने वाला जो सेमेस्टर है जहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट होगा इस कंसेप्ट का, आप आसानी से इजीली समझ पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे, उसको क्या कर पाएंगे? अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ समझना जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कैलकुलस के अंदर में, इस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में बेसिकली हम दो चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक लिमिट्स और दूसरा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कहेंगे सर ये लिमिट्स क्या होता है ना, और ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में हम लोग समझते हैं कि ये लिमिट्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है x² माइनस a² बाई x माइनस ए, मान लेते ये आपका फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x इजिकल टू ए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, x इजिकल टू ए पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, x इजिकल टू ए का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका हमको वैल्यू चाहिए, कहाँ पे चाहिए? x इजिकल टू ए पे चाहिए। तो जस्ट हम a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा? a² माइनस a² बाई a माइनस ए। सो a² माइनस a² इक्वल टू 0 एंड a माइनस ए इक्वल टू 0, सो इट इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे ही करेंगे आप लोग, है ना? बहुत सारे लोग कहेंगे 0/0 सर इक्वल टू 0, वेरी गुड, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, मतलब ये आपका गलत है। तो इसका मतलब कि जो लिमिट्स है इसमें मुझे सीखना है ना, कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, है ना। बिना सीखे जो है अगर आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को समझना जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि कैसे और क्यों कब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमको मिला है ना, ये 0/0 एक्चुअली खुद में इनडिटर्मिनेट है, मतलब हम इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट। और इसको ऐसे समझिए कि ये मेरा अनडिफाइंड है, ये मेरा क्या है? आपका अनडिफाइंड। तो मेरे पास इसके अलावे भी कुछ और फॉर्म होता है, जो कि फंक्शन जहाँ पे आपका, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ, वहाँ पे हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। तो वो सब चीज़ भी हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन सा फॉर्म है जो कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि हमारे लिमिट्स क्यों पढ़ना है, मतलब किसी फंक्शन का अगर वैल्यू चाहिए होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वहाँ पे जो है फंक्शन का वैल्यू अगर डायरेक्टली पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट अगर मिल रहा है
तो उस केस में अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम लिमिट अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, है ना, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, समझ में आया? गुड। नाउ उसके बाद डिफ्रेंशिएशन आते हैं। डिफ्रेंशिएशन है क्या एक्चुअली? तो मान लेते हैं कि हम एक कुछ फंक्शन ले, मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा मान लेते हैं कि ये एक पैराबोला है, ठीक है, तीसरा अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका साइन वेव है, ये आपका साइन वेव है, ठीक है। और इसमें अगर आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द स्लोप, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन, इस स्लोप, इसके फंक्शन का क्या फाइंड आउट कीजिए, स्लोप फाइंड आउट कीजिए। क्योंकि सर ये तो बहुत ही आसान है, डिफ्रेंशिएशन में स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब ये अगर डेल्टा बाई होगा या बाई अपॉन एक्स जो भी है, ये अगर डेल्टा एक्स होगा तो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स का जो रेशियो मिलेगा वही आपका क्या होगा, स्लोप होगा, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं टैन थीटा भी बोल सकते हैं। सो टैन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही आप फाइंड आउट किए। लेकिन यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो आपका स्ट्रेट लाइन है नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे अगर हमको यहाँ पे स्लोप चाहिए होगा ये वाला, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, मुश्किल है फाइंड आउट करना। सिमिलरली अगर हमको इस केस में अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना होगा कि इस पॉइंट पे बताइए कितना स्लोप होगा, 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 तो इस केस में तो डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना ये वाला फार्मूला से, है ना। तो बेसिकली इस स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन का स्टडी करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का जो नोटेशन होता है वो मतलब हम लोग यूज करते हैं डी बाई डी एक्स, और जिस फंक्शन का हमको स्लोप चाहिए होगा वो फंक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। अगर बाई मेरा फंक्शन है सो डी बाई अपॉन डी एक्स। सो दिस आर द नोटेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, है ना। और ये हम नोटेशन जो है बाई वाले फंक्शन पे अप्लाई किए, ठीक है। और इसको हम लोग एक्चुअली ये भी बोल सकते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। डिफरेंस हम बताएंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हम आपको बताएंगे आगे चल करके, ठीक है। सो आप अभी के लिए यही समझिए कि जो डिफ्रेंशिएशन है मतलब हमको किसी लाइन का अगर स्लोप फाइंड आउट करना होगा, किसी फंक्शन का स्लोप फाइंड आउट करना होगा तो हम इसको यूज करेंगे। और ये आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए, आने वाले सेमेस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे जो भी चैप्टर दिख रहा है, ये चैप्टर जो है बिना इसको सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहेंगे सर कंप्यूटर साइंस में इसका क्या ज़रूरत है? कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर से हमको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होता है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन, इंटरनेट, कंप्यूटर, जो चीज़ हो जो आप देख रहे हैं बाहर से जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में अंदर में तो ऐसा नहीं है। अंदर में आप देखते हैं कि अंदर में कैसा है, अंदर में क्या किया है, अंदर में क्या होता है, कुछ हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है ना। तो हार्डवेयर तो ठीक है, हार्डवेयर को तो हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर मुझे बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के लिए मुझे प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग लिखने के लिए मुझे लॉजिक चाहिए होगा, लॉजिक। और ये लॉजिक कहाँ से आएगा? मैथमेटिक्स से आएगा। तो ऐसा मत समझिए कि उस लॉजिक में डिफ्रेंशिएशन इन्वॉल्व नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन नॉट इन दिस मैनर, है ना। वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करने का मैनर अलग है ना। वो शायद आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो जब न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ाएंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए समझिए, ऐसा नहीं समझिए कि कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी डिपार्टमेंट तो खैर से बच ही नहीं सकते, वो तो प्रैक्टिकल में देखते हैं, हाँ सर डिफ्रेंशिएशन के बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। गुड। नाउ द सेकेंड चैप्टर आपका क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। अगर दोनों का ऑपरेशन अगर देखा जाए तो दोनों का ऑपरेशन एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। दोनों का ऑपरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो अगर इंटीग्रेशन को हम लोग समझना चाहेंगे इन द वेरी शॉर्ट मैनर, है ना, बहुत शॉर्ट में हम समझना चाहेंगे तो हम आपको समझा सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक
जो भी बोलिए, वर्ग बोलिए, आयत बोलिए, रेक्टेंगल बोलिए, स्क्वायर बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, मतलब आयत दिख रहा है। उसके बाद अगर सपोज मुझे एक फंक्शन है आपका ये वाला, ठीक है, तो बोलेगा कि बताइए इसका अंदर का एरिया कितना होगा, इसका अंदर का एरिया कितना होगा। कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि इसका एरिया निकालिए, इस कर्व के अंदर जो है उसका एरिया निकालिए, क्या यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं? क्या ये ट्रायंगल जैसा है? ट्रायंगल लग रहा है। ट्रायंगल अगर होता तो ऐसे होता, यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन होता है एकदम, है ना, स्ट्रेट लाइन होता। यह स्ट्रेट लाइन आपका नहीं है। तो इस केस में हम लोग फार्मूला अप्लाई करके कि ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई, और जो भी सिंपल शेप का जो एरिया का जो फार्मूला होता है, उस एरिया वाले फार्मूला से हम ये सब कर्व का या ये सब एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कौन हेल्प करेगा? सो इंटीग्रेशन आपका हेल्प करेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन में जो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। और जब हम इसको सीख जाएंगे तब हम लोग एप्लीकेशन पे आएंगे कि इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है। तो इसका यूज है आपका एरिया को फाइंड आउट करने में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर ए कर्व, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? गुड। नाउ द थर्ड चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर सारा चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलिएगा, कुछ तो ज़्यादा बोलिए। हाँ, ज़्यादा ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समहाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि शायद इस पूरे सिलेबस को लास्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, मे बी मैं आप लोग को नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स 1 जो है अच्छे से बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया होगा। और जो बच्चे आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वाले जो बच्चे हैं उनको ये वाला पार्ट जो है क्लियर नहीं हुआ होगा अच्छे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला जो सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, उसमें भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का है। तो वहाँ पे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होगा जो कि आप स्टडी नहीं किए होंगे, तो उस टॉपिक के साथ में हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सो घबराने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ने का है, और वहाँ पे इन डिटेल्स आपको पढ़ने का है ना, इन डिटेल्स। तो घबराएंगे नहीं। कौन वाले बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल वाले, ठीक है। ये दोनों बच्चे जो हैं अगले सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम सब कुछ आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ मतलब मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली क्या होता है ना कि इसको इक्वेशन को सॉल्व करना ही मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंट ऑफ मेथड्स को पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? गुड। नाउ द लास्ट चैप्टर इज वेक्टर अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का नाम सुने होंगे, मे भी कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो वेक्टर का भी नाम सुने होंगे। तो अलजेब्रा में हम क्या करते थे, ठीक है, कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह का ऑपरेशन हम लोग करते थे। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, इस तरह का ऑपरेशन हमारे साथ में होता था, है ना, करते थे हम लोग, फाइंड आउट करते थे, सॉल्व करते थे उसको। तो वो आपका सिंपल अलजेब्रा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। तो वेक्टर एक्चुअली क्या है? वेक्टर के साथ में एक और टर्म एसोसिएटेड होता है, स्केलर, है ना, स्केलर। तो स्केलर और वेक्टर में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत का डिफरेंस ही दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है ना। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं सपोज कि मेरे पास 1 मीटर लेंथ का कोई वायर है। सपोज इसका लेंथ आपका क्या है, 1 मीटर है। इसको कैसे भी रखिए तो 1 मीटर ही रहेगा, है ना। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को ले तो ये मैग्नीट्यूड मेरा स्केलर कहलाएगा,
लेकिन अगर हम इस मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी ऐड कर दें, मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन हम ऐड कर दिए, ये डायरेक्शन मान लेते हैं कि NESW, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट देखिए इधर साइड लिए हैं, ये डायरेक्शन अगर आपका ईस्ट की तरफ है तो, और इसका लेंथ आपका 1 मीटर है, तो अगर हम इस लेंथ के साथ में डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। मतलब वेक्टर के पास दो चीज़ होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगा। सिमिलरली अगर हम इसको मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर दिए, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, है ना, और ये मेरा जो है इसका भी लेंथ आपका क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। तो लेंथ वाइज ये भी सेम है, लेंथ वाइज ये दोनों सेम है आपका, लेकिन डायरेक्शन वाइज आपका क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों डायरेक्शन वाइज क्या है आपका अलग अलग है, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। लेकिन स्केलर का बात करेंगे तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो यहाँ पे भी 1 मीटर, ये भी यहाँ पे भी 1 मीटर, मतलब स्केलर के लिए बोलेंगे दोनों आपका सेम स्केलर है। लेकिन इसको स्केलर नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी दो को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले, ये मैग्नीट्यूड मेरा 1 मीटर और इसको हम ऐसे रख दे, ये भी मेरा 1 मीटर, तो ये दोनों आपका स्केलर है। सो इस दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन लेंगे तो उस केस में आपका डिफरेंस होगा। तो बेसिक आपको एक आइडिया मिला होगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है ना। तो इसके अंदर जो भी अलजेब्रा होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, है ना। सो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, वैसे स्टूडेंट्स अभी कुछ वीडियो जो होंगे आपको डेमो क्लास के रूप में पब्लिक में आपको यूट्यूब के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद का जो क्लासेस होगा वो क्लासेस जो है प्राइवेट में चलेगा, लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। लाइव के साथ साथ आप लोग को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो वैसे बच्चे जो अगर क्लास मिस कर जाते हैं किसी वजह से, तो लोग रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डेड क्लास होगा, लाइव क्लास होगा, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, है ना। एप्लीकेशन हम लोग का क्या है, राइज एंड शाइन ई एकेडमी, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये नाम अगर सर्च कीजिएगा, राइज एंड शाइन ई एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टिकुलरली लोगो है, तो लोगो आप देख लेंगे कि हमारी एकेडमी का लोगो क्या है। और जो भी इन्फॉर्मेशन था हम लोग जो है लॉन्च वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं आप लोगों के साथ में वीडियो के थ्रू, ठीक है। सो अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास जो है हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले। बहुत ज़्यादा क्लास जो है मैं पब्लिक में नहीं देने वाला हूँ। कुछ वीडियोज़ जो होंगे ऑफ कोर्स रहेंगे आप लोगों को समझने के लिए और शेयर करने के लिए, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सके, ठीक है ना, उनको भी जोड़ सके हमारे साथ में, ठीक है। सो उसके बाद जो क्लासेस होंगे वो क्लासेस आपको प्राइवेट में चलेंगे, ठीक है। प्राइवेट में लाइव क्लास आप लोग का चलेगा, ठीक है। सो ज़रूर आप शेयर करेंगे कि कैसा लगा आज का डेमो क्लास, है ना। क्या आपको सारा आइडिया, सारा कंसेप्ट और एक पिक्चर क्लियर हुआ या नहीं कि मुझे क्या स्टडी करना है इस सेमेस्टर में, ठीक है। सो थैंक यू। और कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।